दोस्तों नमस्कार। 14 मार्च और रात्रि के 9 बज चुके हैं। मैं डॉक्टर प्रमोद शर्मा हाजिर हूँ आपके साथ। कार्यक्रम आज की बात आपके साथ है। प्यारे साथियों, हमारा ये कार्यक्रम आपके साथ प्रतिदिन आधे घंटे का कार्यक्रम रहता है और इस आधे घंटे में हम लोग बहुत सी बातें करते हैं, जानकारी जुटाते हैं, मुद्दों पे बात करते हैं और इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स पर आपकी राय भी जानते हैं और अपनी राय भी आपके सामने रखते हैं। प्रिय साथियों, आज 14 मार्च का दिन, अगर हम दिन की बात करें तो आज का दिन इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे यानी विश्व गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, मैथमेटिक्स और इंग्लिश ये दोनों इतने स्ट्रांग सब्जेक्ट हैं कि हर विद्यार्थी चाहता है कि इन दोनों में महारत हो, लेकिन कई बार वो इन दोनों विषयों में पिछड़ भी जाता है। गणित से तो अक्सर हमने हर विद्यार्थी को डरते हुए देखा है। आज हम इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे पर आप सबको बधाई। और दोस्तों, ये दिवस इसलिए मनाया जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की आज जयंती भी है। 1879 को इस दिन को वो जन्मे थे। और एक और वैज्ञानिक हैं स्टीफन हॉकिंग, एस्ट्रोफिजिसिस्ट, उनकी आज पुण्यतिथि है। इसलिए इन दोनों महान वैज्ञानिकों को हम नमन करते हैं, स्टीफन हॉकिंग और एल्बर्ट आइंस्टाइन। स्टीफन हॉकिंग तो व्हील चेयर पे रहे, तब भी उन्होंने खगोलीय घटनाओं के बारे में, आकाशगंगा, मिल्की वे, ब्लैक होल, यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ बताया स्टीफन हॉकिंग ने। और एक उन्होंने बड़ी सुंदर पुस्तक भी लिखी, और पुस्तक का नाम विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ये स्टीफन हॉकिंग ने लिखी। पहले वो ठीक थे, लेकिन उनको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हुआ और फिर वो व्हील चेयर पे ही कन्फाइन हो गए। और साथियों, आधुनिक काल में स्टीफन हॉकिंग कुछ ही शीर्ष वैज्ञानिकों में शामिल है। 2018 में आज के दिन यानी 14 मार्च को उनका देहांत हुआ था। बात करते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन की। उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसको आप हिंदी में सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं, और उन्होंने एक एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन दी थी, E = mc²। ये दोनों महान विभूतियों का ये कंट्रीब्यूशन था। आज हम इनको याद करते हैं। और दोस्तों, विश्व गणित दिवस पर आप सबको हार्दिक बधाई। चलिए दोस्तों, दुनिया की बात करते हैं। ईरान, अमेरिका, इजराइल की लड़ाई चरम पर, आज उसका 15वां दिन, लेकिन समाधान कुछ नहीं निकल रहा है। दोस्तों, पूरे का पूरा अब केंद्र बिंदु बन गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज।
ये एक नैरो समुद्री मार्ग है जिसका कंट्रोल ईरान के हाथ में है। सारे के सारे समुद्री जहाज, चाहे वो गैस लेके आ रहे हैं, चाहे तेल लेके आ रहे हैं, इसी हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरते हैं। ईरान ने इसको बंद कर दिया है, वहां से जहाज नहीं गुजरने दे रही है। इससे ऑयल प्राइसेस, गैस प्राइसेस, या ऑयल की कमी या गैस की कमी हो सकती है। लेकिन अब अमेरिका ने इस हॉर्मुज की स्ट्रेट को अपने नियंत्रण में लेने का इरादा बना दिया है। हॉर्मुज के नजदीक एक खार्ग नाम का छोटा महाद्वीप है और उसके ऊपर ईरान का कंट्रोल है। खार्ग द्वीप पर अगर कब्जा अमेरिका का हो जाता है तो हॉर्मुज खुल जाएगा। आज अमेरिका ने वहां पे जो सबसे सोफिस्टिकेटेड प्लेन्स हैं, बॉम्बर प्लेन्स, B-2 बॉम्बर्स, जो न पकड़ में आते हैं, न दिखाई देते हैं, न पीछा किया जा सकता है इनका, न इनको गिराया जा सकता है। अभेद्य बम वर्षक विमान B-52, यहां से उसने आज ताबड़तोड़ हमला किया खार्ग आइलैंड पे। और जब अमेरिका खार्ग आइलैंड पे कंट्रोल कर लेगा तो हॉर्मुज उसके कंट्रोल में आ जाएगा और फिर तेल गैस का आना जाना सुनिश्चित हो जाएगा। कहने का मतलब, ईरान की बर्बादी तकरीबन अब शुरू हो चुकी है। अमेरिका अब इस लड़ाई के फाइनल मोड में आ चुका है, जहां ये अगले 3-4 दिनों में ईरान को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर देगा। और अगर नेस्तनाबूद नहीं हुआ, ईरान ने आंखें दिखाई, मुझे डर है एटॉमिक बॉम्ब भी अमेरिका इस्तेमाल कर सकता है। ये तो रही दुनिया की बात, करते हैं देश की बात। भारत में दोस्तों आजकल गवर्नमेंट टेलीविजन चैनल्स के माध्यम से लोगों में प्रचार प्रसार कर रही है कि गैस की कोई कमी नहीं है। दोस्तों, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG 40% आपूर्ति हमको कतर नाम के देश से होती है और वो देश हॉर्मुज के उस तरफ है। और अगर हॉर्मुज से शिप नहीं आते हैं तो गैस नहीं आएगी, गैस नहीं आएगी, सिलेंडर नहीं मिलेंगे। इसी को देखते हुए लोगों ने इंडक्शंस लेने शुरू कर दिए हैं। इंडक्शन की बिक्री में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि हुई है। लोगों ने यह सोचा कि अगर गैस सिलेंडर नहीं मिलेंगे, कम से कम इंडक्शन के सहारे दाल रोटी बना ली जाएगी। लेकिन भारत ने ईरान के साथ डिप्लोमेटिक बात करके एक जहाज तो बॉम्बे में पहुंचा दिया है। 2 जहाज, एक शिवालिक और एक शायद हिमगंगा, दोनों 16 या 17 तारीख को बॉम्बे पहुंच जाएंगे। ईरान ने उनको हॉर्मुज से जाने के लिए हां की है। दोस्तों, ये तो रही बात देश की। चलते हैं प्रदेश की तरफ, बात करते हैं प्रदेश की। प्रदेश की बात में दोस्तों, आजकल तीसरा मोर्चा, उसकी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। दोस्तों, ये एक ऐसा टूर्नामेंट होता है जिसमें सब पॉलिटिकल प्लेयर्स खेलते हैं। 2027 का विधानसभा, और इसमें बहुत जबरदस्त बड़े बड़े प्लेयर्स दोनों पार्टीज के, क्या भाजपा क्या कांग्रेस, कुछ केंद्र से आते हैं, कुछ प्रदेश में होते हैं और कुछ स्थानीय नेता। लेकिन बड़ा गजब का दंगल होता है और मैं तो ये दंगल 4 बार लड़ चुका हूं दिग्गजों के साथ।
अभी तक दोस्तों जो मैंने चुनाव लड़े हैं, पहला चुनाव में स्वर्गीय जेबीएल खाची जी के साथ लड़ने जा रहा था, लेकिन बात कुछ ऐसी डेवलप हुई कि चुनाव नहीं लड़ पाए। उसके बाद विद्या स्टोक जी के साथ 3 बार चुनाव लड़े गए, राकेश सिंघा के साथ 1 बार, उनके साथ भी, राकेश वर्मा के साथ, और फिर 1 बार विक्रमादित्य सिंह के साथ। ये हमारे चुनाव रहे। जबरदस्त दंगल हुआ, और अगर कोई हमसे जीता भी तो बहुत थोड़े वोटों से जीत निकाल कर ले गए। और चुनाव जीतने के मापदंड कुछ अलग होते हैं, तौर तरीके अलग होते हैं, और उसकी सियासत और नेटवर्क अलग होता है। और अब जब 2027 की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है, काफी नेता दूर दृष्टि रखते हुए, दूरगामी परिणामों को देखते हुए, तीसरा मोर्चा यानी लोग कांग्रेस से भी तंग है, बीजेपी से भी तंग है, ऐसा वो कहते हैं। इसलिए अब हमारी बारी है, तीसरा मोर्चा। और फिर जो 2 पार्टियां थी, उनके नेताओं के आरोप प्रत्यारोप कि तीसरे मोर्चे के ये वो लोग हैं जो दोनों पार्टीज में हाशिए पे हैं, जिनको नकारा गया है, दुत्कारा गया है। पर दोस्तों, मेरा ये मानना है कि पार्टियां जिनको दुत्कारती है, नकारती है, न जाने वो कब बाउंस बैक कर जाए। पीवी नरसिम्हा राव संन्यास ले चुके थे, कंप्लीट संन्यास राजनीति से। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हुआ, परिणाम सामने आए, समीकरण ऐसे बने, पूरी की पूरी कांग्रेस को दौड़कर उनके पास जाना पड़ा, संन्यास तुड़वाया, घर से उठाया और देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाया पूरे 5 साल। इसलिए राजनीति में कभी किसी को कम आंका नहीं जा सकता है। और हिमाचल की राजनीति में तो हार जीत का फैसला 25 वोट, 125 वोट, 225 वोट, 525, 1025, 2025, ज्यादा से ज्यादा 3 या 4,000, इतने में हार जीत दोनों कैंडिडेट्स की हो जाती है। इसलिए थर्ड फ्रंट मींस जो तीसरे मोर्चे के लोग हैं, एक तो रामलाल मार्कंडे जी का थर्ड मोर्चा चल रहा है, एक स्वर्ण समाज की देवभूमि पार्टी, एक मोर्चा उनका चल रहा है, और एक मुझे लगता है आने वाले समय में आम आदमी पार्टी भी शायद हिमाचल में दस्तक दे। बहरहाल जो भी है, ये शतरंज बोर्ड पर शय और मात के खेल की बिसात बिछनी शुरू हो गई है। और भविष्य में क्या होता है, जो भी हो, हिमाचल के हित में होना चाहिए। दोस्तों, हिमाचल भारत का सुंदरतम राज्य है, ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल स्टेट, लेकिन इसको सुंदर नेतृत्व की जरूरत अवश्य है। हिमाचल को एक ऐसा नेतृत्व चाहिए जो अपनी गर्ज के बजाय प्रदेश की गर्ज सामने रखे, प्रदेश की चुनौतियों पर फोकस करे, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए दौड़े, ना कि बड़े बड़े काफिलों में अपने को दौड़ाए। और जब ये सोच आएगी तो हिमाचल हर हालत में आगे बढ़ेगा। और इस दिशा में मेरा तो आग्रह नौजवानों से रहेगा। यह नौजवानों का प्रदेश है, यूथ पावर का प्रदेश है, एंड यूथ पावर इज अ ट्रेमेंडस पावर। और हिमाचल का युवा 73 लाख 75 लाख जो जनसंख्या है, उसमें 50% से ऊपर हिमाचल का युवा है, पढ़ा लिखा, शिक्षित, सौम्य, शरीफ। उनको सोचना पड़ेगा कि उनके प्रदेश का भविष्य कैसा हो। पार्टियां तो आएंगी,
बाजा बजाएंगी, आपको उठा के ले जाएंगी, वोट डलवाएंगी, फिर आप इस तरफ और जीते हुए लोग उस तरफ। इसलिए युवाओं को एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहिए जहां वो आने वाले हिमाचल की तस्वीर के बारे में चर्चा, विचार विमर्श, बातचीत, विजन कर सकें और फिर पार्टीज या कैंडिडेट्स को अकॉर्डिंगली वोट करें। क्योंकि हम नुमाइंदे इसलिए चुनते हैं ताकि वो नुमाइंदे हमारे गांव, पंचायत, जिला, प्रदेश के बारे में नीति निर्माण कर सकें, अपना कम प्रदेश का ज्यादा ख्याल रखें, वगैरह वगैरह। यूथ मस्ट कम फॉरवर्ड टू टैकल दिस इश्यू, अन्यथा 5 साल में 5 साल तुम, बारी बारी हम दोनों की बारी, ये कार्यक्रम तो चलता रहेगा। खैर, ये तो थी दोस्तों प्रदेश की बात। करते हैं आपकी बात। आपकी बात में दोस्तों, आपके लिए मेरा ये मानना है कि हर समस्या का समाधान मिलता है, मिल सकता है, मिल जाएगा, अगर हमारे प्रयत्न सही दिशा में, सही दृष्टिकोण से हों। आज क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस है, गणित की समस्या का समाधान तभी होता है अगर आपका सूत्र बिल्कुल सही हो और दृष्टिकोण भी सही हो। जहां सूत्र और दृष्टिकोण सही हो, गणित का सवाल हल हो जाता है। इसलिए आप हौसला न हारिए। आपकी चुनौतियां, आपकी समस्याएं, निजी, पारिवारिक, सामाजिक, जो भी हो, समस्याओं का समाधान खोजते रहिएगा, लेकिन उचित सूत्र के साथ। सूत्र मीन्स फॉर्मूला, और फॉर्मूला की वैल्यू मैथमेटिक्स में, गणित में बहुत ज्यादा होती है। दोस्तों, ये तो रही आपकी बात। अब मैं करता हूं अपनी बात। अपनी बात में आज मुझे शिमला ग्रामीण की एक पंचायत है पनेश, बहुत खूबसूरत जगह है ये। गन्हाटी से नीचे का एरिया, कंडा जेल की तरफ का एरिया है। वहां पे प्रताप सिंह ठाकुर, हमारे मित्र, जिनका रिटायरमेंट फंक्शन था, वहां जाने का मौका मिला। सबसे मिला जुला, सबसे बात की, और जब हम ड्राइंग रूम में बैठकर चाय पी रहे थे, वहां पर भी लोगों ने थर्ड फ्रंट की बात ही मुझसे की। क्या, कब, कैसे, कितना। मैंने उनको अंत में जवाब देते हुए कहा कि हिमाचल को अगर तरक्की करनी है तो हिमाचल बिना बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के, बड़ी बड़ी योजनाओं के बिना हिमाचल आगे नहीं बढ़ सकता है। और ये बड़ी बड़ी योजनाएं तभी आएंगी जब हिमाचल की सरकार वही होगी जो केंद्र में होती है। जब तक केंद्र और हिमाचल का तारतम्य नहीं हो पाएगा, तब तक रोड़े अटकते रहेंगे, चुनौतियां आती रहेंगी, पैसा मिलेगा नहीं, योजनाएं अनाउंस नहीं होंगी, प्रोजेक्ट्स बनेंगे नहीं। इसलिए हमारे छोटे से प्रदेश को अगर आगे बढ़ना है तो प्रोजेक्ट्स, इंस्टीट्यूशंस, योजनाएं हिमाचल के लिए खुले दिल से आती रहनी चाहिए। ये दोस्तों हुई है अपनी बात। चलिए करते हैं खेल के मैदान की बात। सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट के बादशाह हैं, कितने ही रिकॉर्ड उनके नाम हैं। उनके सुपुत्र अर्जुन तेंदुलकर का विवाह हुआ। हाइट में उनसे लंबे, मेरा ख्याल अर्जुन तेंदुलकर 5.5 और 6 फीट के बीच है, जबकि तेंदुलकर तो बहुत छोटे हैं। उनकी शादी में अरबों रुपया खर्च हुआ। जिस 7 स्टार होटल में शादी की, उस होटल का एक दिन का किराया 15 से 20 करोड़ है। अंबानी जी भी आए थे, मुकेश अंबानी, अमिताभ बच्चन भी आए थे, और भी दिग्गज बहुत आए थे। चांदी की थाली में खाना खिलाया गया। हम लोग तो पेड़ों के पत्तों की पत्तलों पर खाना खाते हैं, उनको चांदी में। तेंदुलकर जी को बधाई, कितनी शाही शादी। पर मेरा एक सवाल है, ये बड़े बड़े आइकन्स
हमारे समाज को क्या संदेश दे रहे हैं। चांदी की थाली, तांबे की थाली, कांसे की थाली और पत्तों की थाली। रिचुअल्स पारंपरिक हों तो अच्छा लगता है। जो ये लोग करते हैं वही फिर हमारा समाज उच्च वर्गीय, मध्य वर्गीय वही नकल करते हैं और इस अंधी दौड़ में शामिल हो जाते हैं। दोस्तों, शादियों पे जितना कम खर्च हो सके उतना होना चाहिए। यह हमारे समाज को एक अलग ही दिशा पे ले जा रहा है, जहां आम आदमी का इस किस्म का कार्यक्रम करना मुश्किल होता जा रहा है। लोग हमेशा नेता को देखते हैं, उसी को देखते हैं जो सबसे ऊंची कुर्सी पे बैठा होता है। जो वो करेगा हम भी वैसा करेंगे। उसने चांदी की थाली में खाना खिलाया, हम भी घी जरूर पिएंगे, चाहे कर्ज ही क्यों ना लें। यानी खाना चांदी की थाली में खिलाएंगे, बेशक हमको लोन या कर्जा ही क्यों ना लेना पड़े। ये कहां तक उचित है, ये एक चर्चा का विषय है जनता के दरबार में। दोस्तों, मौसम की बात, आज या कल शायद ठंडी हवाएं, बर्फ, पानी बरसे और 1.5 महीने से जो सूखा चल रहा है वो टूटे। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है, अल्लाह मेघ दे, पानी दे, बारिश दे। ये प्रार्थनाएं हमारी बहुत पुरानी है। दोस्तों, आज की रोचक बात में हम हरीश राणा का जिक्र करेंगे। हरीश राणा वो शख्स हैं जो आज 32 वर्ष के हैं और 13 साल से कोमा में है, यानी वेजिटेटिव ग्रोथ। उनकी आंखें खुली हैं, लेटे हैं, पर न आंखें फड़फड़ाते हैं और नली के द्वारा खाना दिया जाता है। गाजियाबाद के रहने वाले, उनके माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट में इच्छा मृत्यु यानी यूथेनेजिया की गुजारिश की थी, क्योंकि वो अभी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे 13 सालों से कोई हरकत नहीं, न पहचानते हैं, न बोलते हैं, सिर्फ भोजन नली के द्वारा दिया जाता है और वही डाइजेस्टिव सिस्टम चलता रहता है। इस क्रूर कष्ट की वजह से माँ बाप ने कलेजे पर पत्थर रखकर कोर्ट से दुहाई लगाई कि उनको मरने की अनुमति दी जाए। इससे पहले भी इच्छा मृत्यु की बहुत सी गुजारिशें सुप्रीम कोर्ट में दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा इनकार किया। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु के लिए हां कर दी है। ऐसे कई और केस बड़े बड़े अस्पतालों में वर्षों से जो स्पेशल वार्ड लेकर वेजिटेटिव स्टेट में है, उनका भी रास्ता प्रशस्त हुआ है। दोस्तों, ऐसा जीना ज्यादा कष्टकारक है जिस जीने का कोई मकसद नहीं, कोई अर्थ नहीं, अपने लिए भी कष्ट, औरों के लिए भी दुख दर्द। यूथनेजिया का रास्ता प्रशस्त हुआ है। हम हरीश राणा, जिनको अब लाइफ सपोर्ट सिस्टम से हटा दिया जाएगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके साथ अच्छा ही अच्छा होता रहे। दोस्तों, ये तो थी आज की बात आपके साथ, और चलिए मित्रों से मिलते हैं, मित्रों की बात करते हैं। आजकल मित्रों का जमाना है, मित्रों से मिलना बहुत जरूरी है और मित्र ही हैं जो काम आते हैं। चलिए, संजू ठाकुर जी हमारे मित्र, नमस्कार। आशीष बिट्टू जी, हाउ आर यू। आदरणीय पुष्पराज शर्मा जी मंडी से, गुड इवनिंग, नमस्कार। दीवान वर्मा जी हमारे बसंतपुर की सुंदर वादियों से जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। माही नेटू द ग्रेट, अभी हाल ही में मुलाकात हुई थी। अमृत राष्ट्रा जी को नमस्कार, जदून सीएल की सुंदर वादियों से आपको जय श्री राम। कुलदीप कुमार जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दिनेश शर्मा जी को जय श्री राम। कोटगढ़ से मोनिका भारद्वाज, नमस्कार। और शथला थानेदार कोटगढ़ से मंजीत चौहान जी, धरोगड़ा की सुंदर वादियों से भूपना वर्मा जी तेज तरार नेता हैं। सीपी शर्मा जी हमारे मित्र, आपको हमारा प्रणाम, नमस्कार।
ठाया से रंजना शर्मा जी भी कार्यक्रम में शामिल हो चुकी हैं। मनोज ठाकुर सरका घाट संधोल से लिखते हैं, जय श्री राम। बिल्कुल जय श्री राम। आपके बहुत ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम और बहुत से दोस्तों के साथ मुलाकात का आज की बात कार्यक्रम में इंतजार रहता है। धन्यवाद मनोज जी, आप समय निकालते हैं अपना बहुमूल्य, इसके लिए दिल की गहराइयों से आपका भी धन्यवाद और अन्य सभी दोस्तों का धन्यवाद जो कार्यक्रम में अक्सर जुड़ते हैं। अब तो आपके बहुत से दोस्त और उनके पैतृक गांव के नाम मुझे भी याद होने लगे। सुंदर, वेरी गुड। और लीजिए, हमारे मित्र मदन कौशल साहब जुड़े हैं गनाटी से, कालीहट्टी से। बहुत ही खुश मिजाज तबीयत के मालिक है मदन कौशल जी, दोस्तों के दोस्त और अपने दोस्तों के मददगार। जय श्री राम। आदरणीय शीला जी भी जुड़ी हैं। शीला जी नमस्कार, कैसी हैं आप? स्वागत है आपका। और हरपाल रिंकू सैन जी को नमस्कार। आदरणीय लेखराम वर्मा जी, जय श्री राम। अरुण शर्मा वर्मा हमारे मित्र बठोरा से जुड़े हैं, धन्यवाद अरुण जी। और डमोड नारकंडा दयानंद कैंतला साहब। कमलेश मेहता जी लोक निर्माण विभाग में कार्यरत। और पनेवला से प्रमोद कुमार जी, शिमला ग्रामीण से। और कोटगढ़ से हमारे गरिमामय टीचर चुनलाल ठाकुर जी, जय श्री राम। कनैन साहब रामपुर से, कमलेश कनैन जी को नमस्कार। पूनम शर्मा जी ब्रह्म कुमारी मूवमेंट की प्रणेता, पूनम जी नमस्कार। ठाकुरदा जी राधे राधे, थली पंचायत के हमारे प्रधान रहे, जय सिया राम। आपका सुबह का कार्यक्रम बहुत सुंदर लगता है, बहुत धन्यवाद। और हमारे पूर्व बीडीसी मेंबर सुन्नी मझियोड़ जजेड़ की सुंदर वादियों से बलबीर जी। आदरणीय भूपराम वर्मा लिखते हैं कि एज ऑल वी नो दैट आरटीआई एक्ट 2006 was enacted by the government of India. This act was passed by both the House of Parliament. It's not understood as how the state governments can make RTI Act by giving information on certain items which is not legal. हाँ, जैसे विजिलेंस को बाहर निकाल दिया है नेट से आरटीआई के, आई थिंक अगर कोर्ट में जाते हैं, सो दिस विल नॉट स्टैंड। स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट डू एनीथिंग विद दिस एक्ट एज इट हैज द फोर्स ऑफ द पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट, एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नाउ। तेज प्रताप शंकर जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के तेज तरार नायक नेता। यशपाल ठाकुर जी शकरौड़ी से जुड़े हैं, जय श्री राम। जगदीश शर्मा जी रोचक, प्रेरक, ज्ञानवर्धक जानकारी साझा करने के लिए हार्दिक आभार। प्रभु कृपा आप पर सदा बनी रहे, धन्यवाद। आपको भी हमारी शुभकामनाएं और आपका आना हुआ कार्यक्रम में दिल की गहराइयों से धन्यवाद और स्वागत भी। पविता शर्मा राम राम, जय श्री राम। और शेर सिंह जी को नमस्कार। डॉक्टर अश्विनी मेहता वेटनरी फील्ड के हमारे डॉक्टर हैं और बठोरा से ताल्लुक रखते हैं। भूपना वर्मा लिखते हैं कि इफ वी नीड डेवलपमेंट एचपी वी विल हैव टू इलेक्ट डबल इंजन गवर्नमेंट। बिल्कुल, नॉट ओनली डबल इंजन गवर्नमेंट, ट्रिपल इंजन गवर्नमेंट। पंचायती राज की तीसरा इंजन पंचायती राज का है। इट हैज टू बी फ्रॉम द सेंटर, स्टेट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, 3 इंजन्स। और हम सब तो डब्बे हैं उसमें जुड़ने वाले। दीपा सिंगला जी गुड इवनिंग, जुड़ी हैं रामपुर से, रिटायर्ड लेक्चरर हैं, गुड इवनिंग। सुरेश ठाकुर जी हमारे मित्र, नमस्कार। राधा कृष्ण मांगे साहब, अगला चुनाव आपका हर हाल जीतना, चतुर्मुख मेलन का आशीर्वाद। जय चतुर्मुख महाराज की मेलन में मैंने दर्शन किए हैं। पूरा चकोर मंदिर एंट्री जब होती है महाराज चतुर्मुख देवता साहब की, मैं कहा 2 बार मेरा वहां जाना हुआ है। चतुर्मुख देवता महाराज का आशीर्वाद सब पे बना रहे, धन्यवाद। मनोज ठाकुर, इंसान को अपनी हैसियत और बजट के अनुसार ही शादी में खर्चा करना चाहिए, अन्यथा कर्ज सारी उम्र लौटाना पड़ेगा। बिल्कुल सही। बड़ों का बस चले वो तो सोने की थालियों में खाना खिलाएं, चांदी की तो क्या।
पर असली शादी वही है जिसमें हरे पत्तों से बनी पत्तल पर भोज खिलाया जाए सबको। गीताराम जी, जय श्री राम। राजेंद्र वाल साहब हमारे मित्र शोगी से जुड़े हैं, राम राम। चुना ठाकुर जी, बड़े बड़े आइकन्स यही संदेश देते हैं कि हम पैसा कमाएंगे और जी भर के मजे लेंगे, तुम पागल की तरह हमें फॉलो करो। एब्सोल्युटली राइट, सही कह रहे हैं। इसलिए बड़ों को थोड़ी शर्म होनी चाहिए, और शर्म हमेशा बड़ों को होनी चाहिए, क्योंकि छोटे को तो शर्म होती नहीं है। वो तो बेचारा वही फॉलो करता है जो बड़े उसको सिखाते हैं। कमलेश करेन साहब, थैंक सो मच, गुड टू सी यू। और हमारा आपको नमस्कार भी। बलवंत सिंह गुलेरिया जी सरका घाट से जुड़े हमारे साथ। गुलेरिया साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत। और हमारे मित्र हैं बलवंत सिंह जी सरका घाट के सुंदर वादियों से, धन्यवाद। उषा ठाकुर जी को राम राम। दिलीप कौशल जी हेलो, थैंक यू सो मच। कौशल जी आप जुड़े। और बलवंत सिंह गुलेरिया जी, आपको लक्ष्मी ठाकुर जी के साथ मिले थे, वंडरफुल, क्या बात थी, वो दौर कुछ अलग था। बलवंत सिंह जी, लक्ष्मी ठाकुर, बिल्कुल आप सब लोग तेज तरार नौजवान थे और आज भी हैं। आपको मेरा नमस्कार, और आप कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स सो मच। कभी शिमला आए, फोन करें, मुलाकात कीजिएगा। नंबर मेरा BSNL का है 55-158, यानी 94-180 55-158। रोडू से कैलाश जज्ञान जी, जय श्री राम, नमस्कार। दोस्तों, टाइम ज्यादा हो गया, टाइम बहुमूल्य है, आपका भी हमारा भी। और अगर हम अनुशासन रखते हैं तो एक फौजी बनेंगे, सिविल सोल्जर। वी मस्ट बिकम सिविल सोल्जर्स। एक सोल्जर वो जो बॉर्डर पे है, एक सोल्जर वो जो देश के अंदर है। वी आर द वन हु आर सिविल सोल्जर्स, सो वी मस्ट बी डिसिप्लिन्ड। और डिसिप्लिन वही है जिसने वक्त की कदर की। दोस्तों, आप सब लोग हमारे साथ जुड़े। कार्यक्रम आज की बात आपके साथ में हर रोज ये कार्यक्रम रात्रि 9 बजे से 9:30 तक आप लोगों के साथ बढ़ता है, चलता है, दौड़ता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।